नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, जो लड़ा गया था 1914 से 1918 के मध्य। और इसके अपन परिणाम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके राजनीतिक परिणाम। और राजनीतिक परिणामों में मैंने आपको दो परिणाम पहले करवा दिए थे। उसमें पहला जो परिणाम था राजनीतिक में वो था निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति, और दूसरा मैंने आपको बता दिया था कि लोकतंत्र का विकास। तो आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीयता की भावना का विकास। ठीक है। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रीयता की भावना का विकास। भावना का विकास, ठीक है। वह नवीन राज्यों का उदय, नवीन राज्यों का, ठीक है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास एवं नवीन राज्यों का उदय। सबसे पहले राष्ट्रीयता की परिभाषा देखो आप। राष्ट्रीयता क्या होती है? इसे बोलते हैं नेशनलिज्म। ठीक है। देखिए, प्रत्येक देश में वहां की जनता द्वारा, वहां की शासन व्यवस्था द्वारा जनता को सुरक्षित व एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्हें देश का व्याख्यान करवाना। यानी राष्ट्रीयता क्या होता है? जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपन कई जगह नहीं देखते कि बी इंडियन बाय इंडियन, यानी भारतीय अपना भारतीय खरीदो। वर्तमान में अपन ये भी कहते हैं कि भारत हमारी माता है, ये है, हम सबसे पहले इंडियन है, उसके बाद राजस्थानी है, उसके बाद अपन भाद्रा तहसील के हैं। तो राष्ट्रीयता क्या होती है? यानी प्रत्येक देश में वहाँ की जो शासन व्यवस्था है ना, वो उनको मजबूत, सुरक्षित और देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और उन्हें एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जो बातें सिखाई जाती हैं वो कहलाती है राष्ट्रीयता। ठीक है ना। यानी राष्ट्रीयता जो अपन बोलते हैं ना कि सबसे पहले अपन अगर कहीं जाते हैं तो अपन बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। अगर अपन प्लेन में कहीं बैठे तो अपन बोलते हैं ना आई एम इंडियन। तो अपन इंडियन क्यों बोला कि हम क्या है? सबसे पहले राष्ट्र, हमारा जो राष्ट्र है, हमारी जो राष्ट्रीयता जो हमें एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। जैसे आपको पता होगा कोई व्यक्ति अमेरिका रहता है और आपको देखा होगा एक प्रोग्राम हाउ डू मोदी के नाम से, नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तो वहाँ पर हाउ डू यू डू के नाम से कोई हाउडी मोदी के नाम से एक सम्मेलन, सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें सारे के सारे अमेरिका के अंदर हुए लोग जो अप्रवासी भारतीय हैं, यानी भारत के हैं, अमेरिका के अंदर अपना बिजनेस व्यापार वगैरह करते हैं। जब मोदी यहाँ से गया तो वो उनसे मिलने के लिए, अमेरिका का व्यक्ति नहीं आएगा वहाँ मिलने के लिए। अमेरिका का व्यक्ति कोई आएगा तो वो वैसे ही आ सकता है, लेकिन वैसे नहीं। ठीक है। तो वो क्यों आए? क्योंकि वो राष्ट्र से, राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रोत थे। हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका आया है। ठीक है ना। इस प्रकार से बोलते हैं ना अपन। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास। अब यहीं पर क्या होता है कि प्रत्येक विश्व युद्ध जब लड़ा जाता है ना, तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है प्रत्येक देश के अंदर। राष्ट्रीयता की भावना का क्या होता है? विकास। राष्ट्रीयता की भावना का विकास का मतलब क्या हुआ? जैसे जर्मनी एक देश था ना। अब जर्मनी में क्या हुआ? एक अपमानजनक संधि थोपी गई। अपमानजनक संधि जब थोपी गई यहाँ पे, ठीक है, तो जर्मनी के लोगों के अंदर, जर्मनी के जो लोग थे, वहाँ की जो पॉपुलेशन, वहाँ की जो जनता थी, उनके मन में ये प्रश्न आया कि हमें अब किसका साथ देना चाहिए? देश का साथ देना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि अगर आज भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए और हम युद्ध में हार जाए, जैसे भारत की सेनाएं लड़ रही है और हम नहीं लड़ रहे,
भारत की जनता नहीं लड़ रही, बूढ़े बुजुर्ग नहीं लड़ रहे, युवा भी नहीं लड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ भारत की आर्मी लड़ रही है। तो अगर युद्ध में हार जाए और हमारे सैनिक वगैरह मारे जाए, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो, तब हमारे मन में क्या एक भावना नहीं जगेगी, क्या फौजी है क्या मरने के लिए, फौजी है क्या लड़ने के लिए, हमारे पास क्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारे अंदर क्या जगेगी, राष्ट्रीयता की भावना जगेगी। उसी प्रकार क्या हुआ कि प्रत्येक देशों में इस प्रकार की भावना जगी, यानी प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक परिणाम अगर हम देखें तो उस समय राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, जैसे जर्मनी था, पोलैंड था, हंगरी था, उन देशों में, और उसी समय नवीन राज्यों का उदय हुआ। अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि जैसे एस्टोनिया था, वहां पे क्या था, वो पहले किसी दूसरी शक्ति के अधीन थे ना। यहाँ पर तो राजतंत्र था, राजतंत्र का मतलब वही बात मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये देश है, ये देखो चार टुकड़े, यहाँ एस्टोनिया है, यहाँ पे लातविया है, यहाँ पे लिथुआनिया और यहाँ पे रूस है। अब ये रूस के तो दिन है, तीनों के तीनों, ये तो रूस के दिन है। ठीक है, तीनों इसको पूरे को आप क्या बोलोगे, रूस बोलोगे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इस क्षेत्र को एस्टोनिया नाम दिया गया, इसको लिथुआनिया दिया गया, इसको लातविया नाम दिया गया। तो विभिन्न राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ। तो जर्मनी में एस्टोनिया, लातविया, लातविया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, ठीक है, हंगरी, तुर्की, आयरलैंड, पोलैंड, हंगरी, स्विट्जरलैंड, ये जो देश थे। ठीक है ना, इन राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और विभिन्न राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, तो ये राष्ट्रीयता के प्रत्येक देश में अपनी जनता को एकता के सूत्र में बनाने के लिए, उन्हें सुरक्षितता या सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश की और जनता की भी, ठीक है, इस प्रकार की जो व्यवस्था की जाती है जिससे वो सबसे ऊपर सबसे पहले किसको देखते हैं, देश को देखते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं राष्ट्रीयता के भावना। ठीक है भाई, आगे चौथा टॉपिक देखिए। चौथा जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा सशस्त्रीकरण की होड़। किसकी होड़? सशस्त्रीकरण की होड़ और अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। पहले चौथा काम देखो आप, अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि 6 अप्रैल 1917, ठीक है, युद्ध शुरू होता है 28 जून 1914। युद्ध शुरू कब होता है? 28 जून 1914। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि लगभग 3.5 वर्षों तक, ठीक है, यानी 3 वर्ष 7 माह तक दूरी राष्ट्रों के पक्ष में रहा था युद्ध, पक्ष में रहा था युद्ध। यानी जब अपन प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये युद्ध लड़ा गया था 4 वर्ष 3 माह 11 दिन। 4 वर्ष 3 माह 11 दिन। युद्ध कितने दिन लड़ा गया? 4 वर्ष 3 माह 11 दिन सारा। ठीक है, और 28 जून 1914 को युद्ध शुरू होता है, 4 वर्ष तक चलता है, और जिसमें तकरीबन 350 वर्षों तक, 3.5 वर्ष तक दूरी राष्ट्र जर्मनी के पक्ष में रहा था ये। और आपको पता होगा कि जो व्यक्ति जीतने वाला होता है वो इंटरनली मोटिवेट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई दिक्कत आई, जर्मनी विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा था। जर्मनी विश्व शक्ति के रूप में उभरा, यानी आपको जानना बड़ा ताज्जुब होगा कि 32 बराबर 4, और 4 ही नहीं, एक जर्मनी ने तो बस खाली, क्योंकि ऑस्ट्रिया है दूसरी दुनिया का इनका खास सुविधा नहीं था। यानी एक तरफ अकेला देश जर्मनी और इधर विश्व की सबसे ताकतवर शक्तियां इंग्लैंड, फ्रांस, रूस,
जो कि आज भी अपना दैनिक प्रत्यमान सितारा झलका रही है वर्तमान में भी। ठीक है, तो जर्मनी विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा था उस समय, क्योंकि 3.5 वर्ष हो गए थे उसको। मित्र राष्ट्रों ने पूरा जोर लगा लिया था, लेकिन जर्मनी उनके मतलब अपने हालातों से बाज नहीं आया और एक तरह से जीत रहे थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने अमेरिकी जहाज को डुबो दिया। अमेरिकी जहाज को डुबो दिया, यानी प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं था, अमेरिका को कोई मतलब नहीं था। अमेरिका नए युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ था, न ध्रुव राष्ट्रों की तरफ था, लेकिन वो अपना व्यापार वाणिज्य को बढ़ा रहा था। लेकिन 6 अप्रैल 1917 को जैसे ही जर्मनी ने अमेरिकी जहाज को मतलब डुबोया, तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका क्या हो गया, शामिल हो गया। ठीक है, अमेरिका का युद्ध में शामिल हुआ, युद्ध में शामिल हुआ। अब मेरी बात सुनो आप, आप खुद समझदार होंगे कि जो पूरा युद्ध देखो, युद्ध का जो पूरा कार्यकाल का वो था 4 वर्ष। ठीक है, और जर्मनी का पक्ष कितने वर्षों तक था, जर्मनी पक्ष था 3 वर्ष 7 माह। टोटल कितने, 5 वो ले लो और 3 ये ले लो, 3 तो वैसे तो था ही नहीं, संध्या हो गई थी, तो कुल आप 7 के अपना सब दोबारा 6 महीने मान, 6 महीने। ठीक है, 6 महीने, 3.5 वर्षों तक तो युद्ध था जर्मनी के पक्ष में, और जैसे ही अमेरिका शामिल हुआ, 6 महीने में सारा खेल खत्म हो गया। अमेरिका युद्ध में आया, जैसे ही अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, ठीक है, 31 देश थे, अमेरिका के शामिल होते 32 देश, और इसमें मित्र राष्ट्र प्लस में अमेरिकी सैनिक, यानी अमेरिका की सेना पूरी की पूरी आ जाती है, और अमेरिकी सैनिक आते ही युद्ध का मोर्चा संभालता है अमेरिका। और जैसे ही अमेरिका ने युद्ध का मोर्चा संभाला, हुआ क्या कि ये मित्र राष्ट्र युद्ध को जीत गए, तो जिससे क्या हुआ, अमेरिका के प्रभाव में उस समय क्या बड़ी वृद्धि हुई, यानी जो 31 देश थे उस समय वो युद्ध को नहीं जीत रहे थे, एक देश के आते ही इसमें जीत गया, तो सारे प्रथम विश्व युद्ध में जीत का श्रेय जाता है वो अमेरिका को जाता है। किसको जाता है, अमेरिका को जाता है। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको, यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, अमेरिका को जाता है। जब अमेरिका को इसका श्रेय गया ना, ठीक है ना, तब क्या हुआ, अमेरिका के प्रभाव में क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी 31 राष्ट्र ये सोचने लग गए कि अब ये युद्ध वो जर्मनी जीतेगा, क्योंकि 3.5 वर्ष तक तो जर्मनी के पक्ष में था। लेकिन जैसे ही अमेरिका शामिल हुआ, अमेरिका का कोई मतलब ही नहीं था अमेरिका को, लेकिन उसका जहाज पानी में डुबो दिया ना, तो अमेरिका तो उसको अपना बदला लेने के लिए आया था। बदला युद्ध के मैदान में आया, मित्र राष्ट्र उसके पीछे लग गए, और जैसे ही पीछे लगा जीत गया युद्ध, और क्या हुआ, अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि हुई, यानी जिससे क्या अमेरिका के प्रभाव में एक तरह से देखा जाए तो वृद्धि हुई। ठीक है, अमेरिका के प्रभाव में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसका जो दूसरा चौथा काम पड़ेगा पर सशस्त्रीकरण की ओर। सशस्त्रीकरण की ओर, एक होता है निशस्त्रीकरण, एक होता है सशस्त्रीकरण। क्या होता है इसकी परिभाषा देता हूं, प्रत्येक देश या अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए कोई भी देश अपने सैनिक हथियारों
तो उसे क्या बोलते हैं, शस्त्रीकरण। देखिए सबसे पहले आपको यह जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि 1914 से 1918 के मध्य दुनिया के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बने हैं, ठीक है ना। और आज तो इतने खतरनाक मतलब हथियार आ गए हैं, मतलब परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, जिनमें नाभिकीय सरल अभिक्रिया होती है, जिनका प्रभाव सदियों सदियों तक देखा जाता है। आपको पता होगा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका के द्वारा 2 बम गिरवाए गए थे ना, फेट मैन और लिटिल बॉय, तो उसका प्रभाव वर्तमान में देखने को मिलता है अपने को। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अब जर्मनी को जब अपमान झेलनी पड़ी, ठीक है। देखिए मित्र राष्ट्र ये भली बात जानते थे, यानी मित्र राष्ट्र जो थे वो ये भली बात जानते थे कि अमेरिका बदला जरूर लेगा, ठीक है। क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने तो जानबूझकर मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि की शर्तें बहुत कठोर बनाई थी, अब आप खुद जानते हो कि अगर आपके मोहल्ले में पास पड़ोस में किसी की लड़ाई हो जाए और आपका जो मुखिया है वो सरपंच है गाँव का, और सरपंच को मतलब अपनी आपके ऊपर या किसी अन्य के ऊपर इस प्रकार की शर्त रख दे कि उस सरपंच को भी पता है कि ये गलत है, तो कभी न कभी तो व्यक्ति उठेगा कि जागेगा नहीं जागेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि की शर्तें बहुत कठोर बनाई थी, वो चाहते थे कि इस प्रकार की शर्तें हम लगाएंगे ताकि जर्मनी कभी ऊपर भी नहीं पाए, ठीक है। तो इस प्रकार की जब शर्तें लगा दी ना, तो मित्र राष्ट्र चाहते थे कि या तो ये ऊपर पाएगा नहीं, अगर ऊपर नहीं पाएगा तो ये वर्साय की संधि का चाहे इनडायरेक्ट ले ले चाहे डायरेक्ट ले ले, बदला जरूर लेगा। क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, वहाँ की जो जनता थी, उनके घरों के अंदर यानी जर्मनी के घरों के अंदर किससे सुनाए जाते थे, वर्साय की संधि के। जैसे आज अपन बोलते हैं ना कि वह राजा बहुत खतरनाक होता था, अंग्रेजों का शासन बहुत खराब था, अपन पढ़ते आज हम मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त बनाते हैं, तो उसमें अपन अंग्रेजों के भगत सिंह के गुणगान करते हैं, अंग्रेजों की अवहेलना करते हैं, पाकिस्तान की अवहेलना हम नहीं करते। अरे अपन पोइमों में, गजलों में, गीतों के माध्यम से पाकिस्तान की चुगली करते हैं, पाकिस्तान को भला बुरा कहते हैं, जबकि हमारे फौजियों के गुणगान में हम गीत गाते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि इस समय जर्मनी के प्रत्येक घरों में वर्साय की संधि के गीत गाए जाते थे। इस प्रकार से लोगों को बताया जाता था कि देख तेरा बाप उस युद्ध में मरा है, ये क्षेत्र मारा था, हमको इसको देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। इस प्रकार की शर्तें जो थी वो बहुत ही खतरनाक थी, ठीक है ना। तो जिसमें इस प्रकार से क्या हुआ कि एक तरह से देखा जाए तो शस्त्रीकरण की होड़ मच गई, क्योंकि जर्मनी ने क्या कर दिया अपना, जर्मनी ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया, सैनिक शक्ति में वृद्धि की। अब आप मेरे को ये बताओ कि जर्मनी अगर सैनिक शक्ति में वृद्धि करेगा तो जर्मनी के दुश्मन कौन है, जर्मनी के दुश्मन मित्र राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्रों को भी तो करनी पड़ेगी ना। मैं मेरी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा हूँ तो मेरे दुश्मन को भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, जब जर्मनी ने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की, आज अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है। आज अगर अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है मीन्स कैसे कि वो उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है, और उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है क्यों, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा जो खर्च है अपने जीडीपी का पर विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा सैन्य व्यवस्था पर खर्च करने वाला देश है अमेरिका, उसके बाद रूस का नाम आता है, ठीक है। तो जिसके पास जितनी बड़ी सेना, जिसके पास जितने ज़्यादा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, तो उसके पास वो उतने पावरफुल। तो जैसे ही जर्मनी ने अपनी क्या करनी शुरू करी, सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू किया, शस्त्रीकरण की क्या बच गई, होड़ बच गई, शस्त्रीकरण की क्या बच गई, होड़ बच गई, ठीक है। शस्त्रीकरण की क्या बच गई, होड़ बच गई, ठीक है। अगला है नवीन वादों का उदय। अगला जो वर्ड टॉपिक आएगा वो आएगा नवीन वादों का उदय।
नवीन वादों का उदय। यानी यहाँ पर इस समय देखिए आपको पता होगा कि जर्मनी और मित्र राष्ट्र धुर्राष्ट्र दो केंद्रों में बटा हुआ था पूरे विश्व। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की विचारधारा है। जैसे एक विचारधारा है साम्यवादी, जिसे बोलते हैं आप समाजवादी। एक आई पूंजीवादी। पहले इसके प्रभाव कर देता हूं मैं। साम्यवादी परंपरा में यानी इस परंपरा में समस्त क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण होता है, रहता है। सरकार द्वारा जनता की मांग पूरी की जाती है। जनता की मांग पूरी की जाती है। यानी साम्यवादी या समाजवादी जैसे रूस में पूरी की जाती है। यानी कि यहाँ पर जो औद्योगिक धंधे होते हैं, सारे जितने भी उद्योग है, खेती है, फसल है, कच्चा माल है, जो भी है, उसके ऊपर क्या होता है, सरकारी नियंत्रण होता है। जनता को कुछ नहीं होता, वहाँ पे सब सरकार के अंडर में होता है और सरकार के अंडर में व्यक्ति काम करता है। ठीक है। और सरकार द्वारा जनता की मांग पूरी की जाती है। जैसे वर्तमान में एक होती है पूंजीवादी, मैं आपको भारतीय लेवल पे बता दूंगा तो आपको समझ में आएगा। पूंजीवादी व्यवस्था में इसमें देश के अंदर जनता का नियंत्रण रहता है। देखो अभी समझ में आ जाएगा कि साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका में, साम्यवादी परंपरा रूस में। तो जैसे रूस देश है, रूस के अंदर क्या कि सारा का सारा जो क्षेत्र है, पूरा रूस है, उसके ऊपर सरकारी नियंत्रण है। किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। व्यक्ति जो बाकी जो जनता होगी उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे काम करना पड़ेगा। उन्हें रोजगार सरकार देती है, उनकी हर मांग को सरकार पूरी करती है। और पूंजीवादी व्यवस्था में जैसे अमेरिका है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सरकारी नियंत्रण इतना नहीं होता, मिश्रित होता है, वहाँ पे पेचीदा होता है। वहाँ पर जनता को ही दे दी जाता है, खेती उद्योग सब कुछ किसको दिए हुए हैं, जनता को दे रखा है और जनता को टैक्स देती है सरकार को। ठीक है। और भारत में ना वह मिश्रित प्रणाली, इस कौन सी है, मिश्रित व्यवस्था। मिश्रित का अर्थ क्या होता है कि भारत के अंदर आधा जो क्षेत्र है वो तो सरकार का और आधा किसका है, ग्रामीण यानी जनता का। जैसे खेत आधा मेरा, जैसे अपन कई बार खेत में जाते हैं तो बीच में एक वन विभाग बोलते हैं ना, अपन वन विभाग आप बोलते हैं, जोड़ी बोलते हैं अपन। जैसे कई बार खेत में जाते हैं तो वन विभाग ले लो आप। तो गाँव है पूरा मान के चलो, मेरा गाँव भादरा में मेरी 20 बीघा जमीन है और 20 बीघा की जमीन के पास थोड़ा सा वन विभाग है। तो वन विभाग किसका है, गवर्नमेंट का। जमीन किसकी है, मेरी। ठीक है। तो भारत में तो कौन सी व्यवस्था है, मिश्रित। जबकि साम्यवादी और दूसरी कौन सी हो गई, पूंजीवादी। तो मेरे हिसाब से आपके दोनों समझ में आ गए। मेरी राजनीतिक परिणाम पढ़ रहे हैं अपन, यानी जनता को लुभावने ऑफर दिए गए इस समय। जो जनता चाहती है ना उसी प्रकार से साम्यवादी व्यवस्था लेके आए। पूंजीवादी नवीन वादों का उदय, वादे बोलते हैं ना, नवीन में होता है नया, और वादा क्या होता है, प्रोमिस। इन जनता के द्वारा प्रोमिस किया गया। तो साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ, पूंजीवादी विचारधारा का उदय हुआ, मिश्रित व्यवस्था का उदय हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था तकरीबन देशों में चलती है, जबकि यूरोप के अधिकतर देशों में साम्यवादी परंपरा है, समाजवादी परंपरा, जिसमें जनता सिर्फ और सिर्फ कार्य करती है, जनता को बाकी कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। बाकी हर चीज की मांग को कौन पूरा करता है, गवर्नमेंट पूरा करती है। कौन पूरी करती है, गवर्नमेंट पूरी करती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ देंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।